हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बीए इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस स्टार्ट किया था एंड हमने 14th टू 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री में से यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा जनरल प्रोलॉग एंड पार्टनर्स टेल था कैंटरबरी टेल्स में से। अब हम स्टार्ट करेंगे द सेकेंड यूनिट एंड उसका फर्स्ट टॉपिक है सोनेट 1 बाय फिलिप सिडनी। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑथर के बारे में बताऊंगी, किस टाइम पे ये सोनेट ये टॉपिक लिखा गया था एंड इसमें क्या क्या कौन से टाइप का सोनेट है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सोनेट्स। ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड जो मेन वीडियो आएगा फिलिप सिडनी के सोनेट 1 का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिस इज सोनेट 1 एस्ट्रोफेल इन स्टेला बाय फिलिप सिडनी। तो सबसे पहले फिलिप सिडनी के बारे में जानते हैं। वो उनका बर्थ हुआ था 29 नवंबर 1554 में इन पेंथहर्स्ट, कैंट, इंग्लैंड। वो रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड, इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा डिस्कस करेंगे। उस पीरियड में वो काम करे थे जो 1510 से 1620 तक चला था एंड वो क्वीन एलिजाबेथ 1 के कोर्ट में भी काम करे थे एज अ नोबल। तो उन्होंने एलिजाबेथन 3 इम्पॉर्टेंट एलिजाबेथन वर्क्स लिखे हैं, आर्केडिया, एस्ट्रोफेल इन स्टेला एंड द डिफेंस ऑफ पोजी। तो आर्केडिया तो इट्स पैस्ट्रल रोमांस, एक रोमांस के बारे में है अबाउट लव, एडवेंचर, लाइफ, जो कंट्री साइड में होती है। एस्ट्रोफेल इन स्टेला जो 1591 में लिखा था, जो ये वाला है, ये फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है, एक कलेक्शन है लव पोम्स का, जो एक आदमी ने लिखी है अपनी गर्लफ्रेंड ही कह लो, स्टेला के लिए। एंड देन द थर्ड वन इज द डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो एक लिटरेरी ऐसे है जहाँ पे सिडनी पोइट्री को डिफेंड करते हैं और बताते हैं कि पोइट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये तीनों काम उन्होंने लिखे हैं। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था एस्ट्रोफेल इन स्टेला का, वो सिडनी ने 1580 में लिखा था एंड लेटर उसका एक कॉपी बनाया गया था। बाय हुम? बाय सर एडवर्ड टाइमॉक। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ये इवेंचुअली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग लाइब्रेरी की कलेक्शन में भी 1620s में रख दिया गया। देन अगर हम इसकी एजुकेशन के बारे में देखें तो फिलिप सिडनी की जो एजुकेशन थी, उसने एजुकेशन नहीं, उनकी राइटिंग और पोइट्री के आइडियाज़ को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इन द डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो उनकी जो उनका थर्ड वर्क था, उसमें वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी होती है वो उस क्रिएटिविटी का मतलब होता है इमेजिनिंग न्यू थिंग्स नेचर की हेल्प से, नेचर की मदद से नई नई चीज़ें सोचना। और वो ये बिलीव करते हैं कि जो पोइट्री होती है वो प्लेजर देना चाहिए, उसे जब लोग पढ़े तो उन्हें प्लेजर मिले, और ऐसा कोई किताबों की तरह या हिस्ट्री की तरह कोई लेसन नहीं सिखाना चाहिए, बिल्कुल बोरिंग नहीं होना चाहिए, लोगों को प्लेजर देना चाहिए। 1564 में सिडनी ने शॉसबरी स्कूल अंडर थॉमस एस्टन के अंदर उन्होंने पढ़ाई की थी, और उन्होंने थॉमस एस्टन ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था क्लासिक ग्रीक और रोमन आइडियाज़ से। तो जो एस्टन थे वो खुद इन्फ्लुएंस हुए थे ह्यूमैनिज्म को लेके, और ह्यूमैनिस्ट जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि जो आर्ट होती है वो ह्यूमन माइंड और इंटेलेक्ट से आती है। तो ह्यूमैनिस्ट क्या बिलीव करते थे, आर्ट ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट से आती है। ठीक है, ह्यूमैनिस्ट ने थॉमस एस्टन को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, और थॉमस एस्टन ने सिडनी को क्लासिकल ग्रीक और रोमन आइडियाज़ की तरफ इंट्रोड्यूस कराया। Protestants, however, believed that faith can help anyone receive God's grace. ठीक है, जो कैल्विनिस्ट थे, देखो, वो बिलीव करते थे कि जो प्लेजर होता है वो सिंफुल होता है, और कुछ लोग जो चोजन बाय गॉड होते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे कि अगर तुम फेथ में बिलीव रखते हो तो किसी को भी गॉड अपनी ग्रेस देगा और किसी को भी प्लेजर रिसीव हो सकता है। तो इसी के चलते 1568 में जो फिलिप सिडनी थे, उन्होंने क्राइस्ट चर्च को ज्वाइन किया ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे उन्होंने लॉजिक और रिटोरिक को पढ़ा एंड उनके पढ़ने के बाद वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे एजुकेशन सिस्टम से इतना, क्योंकि वो इतना रट्टाबाजी में थोड़ा चलता था कि मेमोराइज करो एंड देन लिखो, ऐसा नॉलेज का शो ऑफ चलता था उधर। और उनका बिलीव था कि जो पोइट्री, इससे ना जब तुम याद करके कुछ करते हो तो वो चीज़ आर्टिफिशियल हो जाती है और उस चीज़ में से इमोशंस चले जाते हैं। तो उन्हें ये सिस्टम पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका बिलीव ही यही था कि जो पोइट्री होती है वो
अपने अंदर से आने चाहिए, दिमाग से, इंटेलेक्ट से, नेचर की हेल्प से, इमोशन से, ना कि याद करके लिखी जानी चाहिए। तो इन वर्क्स लाइक एस्ट्रोफिल एंड स्टेला उन्होंने प्रेफर किया है कि सिंपल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ लव रादर देन कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल रीजनिंग। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल और बहुत सटल लव को शो किया है, एक्सप्रेस किया है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया कि इंसान को समझ ही ना आए। तो 1572 में जब सेंट बार्थोलोम्यूस का मैसेकर डे था, तो सिडनी ने उसी टाइम पे कॉलेज अपना ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया था एंड वो फ्रांस चले गए थे अपनी एजुकेशन को फर्दर परस्यू करने। तो 1572 से 1575 तक उन्होंने ट्रैवल किया यूरोप में पूरा, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने प्रोटेस्टेंट लीग को भी सपोर्ट किया, जो बिलीव करते थे कि अगर तुम भगवान में फेथ रखोगे तो गॉड की ग्रेस तुम्हें मिल जाएगी। So Sydney's education in classical studies, humanism, religion, rhetoric, and his travels in Europe shaped his ideas about poetry, creativity, and religion. तो इन सब चीज़ों ने इनके आइडियाज़ को शेप किया, इन्फ्लुएंस किया। अगर फिलिप सिडनी के करियर पे आए हम लोग, थर्ड टॉपिक जो है, तो उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक करियर 1575 में स्टार्ट किया था, बट वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चला था क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट के बिलीव को सपोर्ट करते थे, जिससे वो पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज आ गई, ठीक है, उनका जो बिलीफ था वो लोगों के साथ अलाइन नहीं हुआ। तो 1580 में वो अपनी बहन मैरी हर्बर्ट के साथ रहने चले गए, ठीक है, और इस टाइम पे उन्होंने अपने सारे मेन वर्क लिखे जो यहाँ पे मेंशन्ड है। लेटर 1580 में वो वापस क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में आ गए और वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट की हेल्प की, ठीक है। जब इंग्लैंड प्रिपेयर कर रहा था कॉन्फ्लिक्ट के लिए, स्पेन के साथ लड़ाई के लिए, तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड और स्पेन का रिलेशनशिप था ना, वो काफ़ी ख़राब हो चुका था क्योंकि जो रिलीजन के डिफरेंस आ जाते थे और जो ट्रेड का कंपटीशन चलता था। फिर 1583 में सिडनी ने फ्रांसिस से शादी की, द डॉटर ऑफ सर फ्रांसिस वेल्सिंगम, द क्वींस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। इन द सेम ईयर क्वीन एलिजाबेथ वन नाइटेड है, उन्हें एक नाइट बना दिया गया। तो जो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड मेंबर बन गए थे क्वींस कोर्ट की, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली भी हेल्प की थी उनकी। फिर उनकी शादी भी हो गई थी क्वीन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, एंड फिर उन्हें नाइट भी बना दिया गया। तो इससे वो सिडनी फिलिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए थे क्वीन एलिजाबेथ के लिए, उनकी कोर्ट के लिए। तो इन 1585 व्हेन इंग्लैंड सेंट ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट स्पेन, जब उनकी लड़ाई हो रही थी, तो सिडनी ने मिलिट्री कैंपेन भी ज्वाइन किया और उसी बैटल के दौरान उनकी थाई में बहुत ज़ोर से लग गई थी, काफ़ी सीरियस चोट लग गई थी और 22 डेज़ के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी 1586 में, जस्ट बिफोर हिज 32nd बर्थडे। तो सिडनी वॉज अ डिप्लोमेट, राइटर एंड सोल्जर। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को सर्व किया और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क रखे और फिर लड़ाई में लड़ने के बाद वो मर गए। तो यहाँ पे आ जाते हैं फर्दर क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेजर वर्क्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड व्हाई डिड सिडनी स्टार्ट द प्रोटेस्टेंट लीग, क्योंकि उनके पॉलिटिकली व्यूज़ अलाइन नहीं हुए थे लोगों से, ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज़ अलाइन नहीं हुए थे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड। तो ये जो रेनेसांस पीरियड था, ये इटली में शुरू हुआ था 13th सेंचुरी में और लेटर ये यूरोप के सारे पार्ट्स में धीरे धीरे स्प्रेड हो गया था। इस टाइम पे मेन थिंग क्या थी कि यहाँ पे ना लर्निंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे लोग लिटरेचर के बारे में पढ़ने लगे, आर्ट के बारे में पढ़ने लगे और काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स की नॉलेज के बारे में डिस्कवर किया, आर्ट को डिस्कवर किया। थिंकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम स्टडीड फिलोसफर्स, जो लोग सोचने वाले थे यहाँ पे, उन्होंने फिलोसफर्स को पढ़ा, जैसे कि प्लाटो एंड एरिस्टोटल, अलॉन्ग विद अदर फिलोसफर्स, अलॉन्ग विद अदर क्लासिकल फिलोसफीज। एंड जो ये स्प्रेड ऑफ रेनेसांस आइडियाज़ था, ये ईजियर हो गया था जब जोनास ग्यूटेनबर्ग ने मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस इन 1440 में इन्वेंट की थी। तो इससे क्या हुआ, दिस इन्वेंशन अलाउड बुक्स लाइक ग्यूटेनबर्ग बाइबल टू बी प्रिंटेड। तो उन्होंने जो ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई, इससे बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई थी और इसी में बुक्स की ट्रेड में, सेलिंग में और नॉलेज का स्प्रेड होने में काफ़ी हेल्प मिला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस पीरियड में।
और इसी पीरियड ने लाइक ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन इमोशन में इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ किया लोगों का। द इटालियन पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्च, इन्होंने इन्होंने काफ़ी लिटरेचर वर्क्स इंस्पायर करे थे जो मेनली लव एंड ह्यूमन फीलिंग्स पे फोकस करता था। देन इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। तो ये जो पेट्रार्च पोम्स थी ये काफ़ी पॉपुलर हो गई इंग्लैंड में, एंड इनकी जो ट्रांसलेशंस थे वो लिखे गए थे बाय राइटर्स लाइक जॉफ्री चौसर, हमारे कैंटरबरी टेल्स वाले, सर थॉमस वैट एंड हेनरी हावर्ड। इन्होंने इनकी इन्फ्लुएंसेस ने ही फिलिप सिडनी की पोइट्री को लेटर इन्फ्लुएंस किया काफ़ी। एट द सेम टाइम द इंग्लिश रिफॉर्मेशन बिगेन इन 1533 जब हेनरी सेवन्थ ने पास द एक्ट इन रेस्ट्रेंट ऑफ अपील्स, जिससे क्या हुआ था, इंग्लैंड जो था वो सेपरेट हो गया था रोमन कैथोलिक चर्च से। इससे क्या हुआ था, क्रिएशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड, जो हमारा प्रोटेस्टेंट लीग थी उसी का क्रिएशन हुआ। So during this period, the English language became the official language of the court, and many copies of the English Bible were printed, including Great Bible by William Tyndale. तो एलिजाबेथ वन के अंडर एक पॉलिसी थी जिसका नाम था विया मीडिया, मीनिंग द मिडल पाथ। तो ये डेवलप हुआ था एंड इससे क्या हुआ था, एक बैलेंस क्रिएट हो गया था कैथोलिक लोगों के एंड प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में। तो जो ये पीरियड था इसमें काफ़ी हमें एजुकेशनल रिफॉर्म देखने को मिले, आर्ट का न्यू डेवलपमेंट देखने को मिली। इन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, सिडनी शोज रेनेसांस आइडिया। फॉर एग्जांपल सोनेट 1 में उन्होंने वो जो पोएट है वो क्रिएटिविटी को ढूंढता है कि मैं पोम कैसे लिखूं, एंड इन सोनेट 63 उन्होंने ये रेफर किया है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज इन पोएट्री। तो रेनेसांस पीरियड एंड रिफॉर्मेशन पीरियड brought new learning, printing technology, religious changes, and educational reforms. These developments strongly influenced English literature and writers like Philip Sidney. तो अगर somebody asks कि फिलिप सिडनी कैसे इंस्पायर हुए थे या फिर इंग्लिश लिटरेचर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो इसी पीरियड के टाइम पे सब स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड हैं। बाय द वे जो मैं ये नोट्स बनाती हूँ ये एकदम बुक के अकॉर्डिंग होते हैं, तो जो भी बुक में लिखा हुआ है वो सारा ही हमें यहाँ मिलेगा। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करेंगे कि ये सोनेट में था क्या। तो नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रार्कन सोनेट। तो एक पेट्रार्कन सोनेट जो कि हमारा ये वाला है, ये क्या होता है, इसमें 14 लाइन्स होती हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्टेव, जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेस्टेट। तो 14 लाइन्स जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है उसे हम कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट। जो ये टाइप ऑफ सोनेट था ये हमारा इटालियन रेनेसांस पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्च, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, उनकी पोइट्री कलेक्शन से लिया गया था। और उनकी पोइट्री ने ही काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन को इन्फ्लुएंस किया था। उनकी जो सोनेट की राइमिंग स्कीम थी वो यूजुअली ऐसी होती थी, ए फॉर द ऑक्टेव। शुरू की 8 लाइन्स में हमारी ये राइमिंग स्कीम होती थी और बाकी लास्ट में जो 6 लाइन्स होती थी उसकी वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, जैसे कि CDE और CD। अब राइमिंग स्कीम जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पोएम है, ठीक है, उसमें हमने चलो मान लो ये 4 लाइन लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है पेन, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है गेन, सॉरी, ये हमने 4 लाइन लिखी। फर्स्ट लाइन एंड हो रही है पेन से, थर्ड लाइन एंड हो रही है गेन से, ठीक है, और सेकंड लाइन मान लेते हैं एंड हो रही है लो से, और फोर्थ लाइन एंड हो रही है ग्लो से। तो अभी क्या हो रहा है, ये पेन जो है ये गेन के साथ राइम कर रहा है, ये लो जो है वो ग्लो के साथ राइम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेन को पहले हम
ए कह देंगे, ठीक है, क्योंकि लो पेन के साथ तो राइम नहीं कर रहा, लो नया वर्ड है, तो इसको हम बी कहेंगे, ठीक है। अब जो गेन है वो किसके साथ राइम हो रहा है, पेन के साथ, और पेन क्या था, पेन हमारा ए था, तो ये वापस हमारा ए आ जाएगा। एंड ग्लो किसके साथ राइम कर रहा है, लो के साथ, तो लो क्या था, लो हम बी कह रहे थे लो को, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी। आई होप ये इजी था समझने का। बेसिकली लाइन के एंड में जो भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे पेन गेन के साथ मैच कर रहा था तो वो ए हो जाएगा, एंड लो ग्लो के साथ मैच कर रहा था तो वो बी हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा ए डबल बी, ये ए डबल बी है। तो अगर ये राइमिंग स्कीम है तो हमारी लाइंस कैसे होगी देखते हैं। तो हमारा ए था गेन, ठीक है, बी था लो, ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारा गेन, सेकेंड लाइन हमारा लो, थर्ड लाइन हमारा ग्लो, एंड फोर्थ लाइन हमारा पेन, ठीक है। तो ए बी, ग्लो किसके साथ कर रहा है, लो के साथ, लो क्या था बी, तो ये भी हमारा बी हो गया। देन पेन कर रहा है गेन के साथ, गेन था हमारा ए अल्फ़ाबेट, तो ये ए हो गया। तो ए डबल बी ए डबल बी ए, ऐसा टाइप का राइमिंग स्कीम हमें देखने को मिलेगा। तो उनकी शुरू की 8 लाइन्स में हमें ऐसी राइमिंग स्कीम देखने को मिलती थी, एंड बाकी की जो 6 लाइन रिमेनिंग होती थी उसमें हमें ये वेरिएशन देखने को मिलता था। तो अब एक सोनेट होता क्या है। सोनेट एक शॉर्ट लिरिक पोम होती है जिसमें हम कोई वन मेन आइडिया, इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, और जो फाइनल लाइन होती है वो एक काइंड ऑफ लाइक कंक्लूजन दे देती है हमें एंड में। जो सोनेट ट्रेडिशन था वो इंग्लैंड में आया था 1530 में बाय सर थॉमस वाट। लेटर हेनरी हावर्ड ने भी उसे पॉपुलराइज करने में काफ़ी अपना हेल्प किया था। देन वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला बाय फिलिप सिडनी। ये हमारी लाइक बेस्ट एग्जाम्पल है। इनकी जो सोनेट है ये पेट्रार्चन स्टाइल को फॉलो करती है। इसमें थोड़े बहुत इंग्लिश राइम पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, और सिडनी मीटर्स का यूज़ करते हैं सच एज आयम्बिक पेंटामीटर एंड समटाइम्स आयम्बिक हेक्सामीटर। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। तो द मेन थीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज लव। इनका मेन थीम लव होता है, जैसे कि द लवर्स डीप एडमिरेशन फॉर अ ब्यूटिफुल लेडी, ठीक है, अ मिक्स ऑफ लव, सफरिंग, डिज़ायर, अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रीडम एंड सर्विट्यूड, जहाँ पे लवर बहुत हैप्पी और लाइक ट्रैप्ड फील करता है प्यार की वजह से। तो जो, ठीक है, द beloved woman often gives meaning and honors to the lover's life even if his love is not returned। तो पेट्रार्कन सोनेट क्या है, 14 लाइन है, लव पोम का, डिवाइड होता है 2 पार्ट में, ऑक्टेव 8 लाइन्स, सेस्टेट लास्ट की 6 लाइन्स, ठीक है। ये फर्स्ट यूज़ किया था पेट्रार्क ने एंड लेटर अडॉप्टेड बाय इंग्लिश पोएट्स लाइक फिलिप सिडनी इन एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगेन अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो यू कैन टाइप इट आउट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर इट। तो हम आते हैं एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के बारे में। 1591, तो ये एक फेमस पोट्री कलेक्शन है, फिलिप सिडनी ने जिसे लिखा है। इस कलेक्शन में हमारी टोटल 108 सोनेट्स हैं, ठीक है, और 11 सॉन्ग्स हैं जो मेनली लाइक लव के बारे में है, बट इसमें थोड़े बहुत हैं जो क्रिएटिविटी और पोइट्री और राइटिंग प्रोसेस को भी डिस्कस कर देते हैं। तो जो पोम्स है वो डिस्क्राइब करती है द लव स्टोरी ऑफ एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल हमारा लवर है जो स्टेला के लिए पोइट्री लिखता है, एंड उनकी स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं ड्यूटी वर्सेस लव, विट वर्सेस इमोशन, डिज़ायर वर्सेस रीज़न एंड वर्च्यू वर्सेस पैशन, ये कुछ थीम्स हैं। तो क्रिटिक जो एक एलन सेनफेल्ड क्रिटिक हैं, एंड वो कहते हैं कि जो सोनेट का सीक्वेंस है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह वर्क करता है, जहाँ पे स्पीकर अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में बताता है। बट जो सिडनी है वो समटाइम क्या करता है, वो फर्स्ट पर्सन आई एंड थर्ड पर्सन नरेशन के बीच में स्विच करता रहता है, तो जो थोड़ा डिफरेंट एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग पर्सपेक्टिव दे देती है। दिस पोम शोज कि जो एस्ट्रोफेल का प्यार है वो थोड़ा सेल्फिश है, एंड वो मोरल वैल्यू से कन्फ्लिक्ट करता है बिल्कुल शुरू से ही। एंड इससे ये क्लियर होता है कि जो प्यार होता है वो ईजिली जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो लाइक लॉजिकल रीजनिंग के दूसरी तरफ भी जा सकता है। ऑल्दो ये पोम्स फर्स्ट पर्सन में लिखी है, जैसे आई में लिखी है, सिडनी कभी कभी ऐसा कहते हैं कि लाइक वो स्पीकर को एक फिक्शनल नेम दे देते हैं
by giving in the name Astrophil and sometimes referring to him in third person. तो इससे क्या होता है, थोड़ी confusion create होती है. अकॉर्डिंग टू क्रिटिक AC हैमिल्टन, इन्होंने भी इस सोनेट पे क्रिटिक दिए थे अपने, तो उनके हिसाब से ये जो एरिस्टोफिल का एक्सपीरियंस है ये थोड़ा क्राइसिस क्रिएट करता है बोथ पोएट के लिए, एज अ पोएट एंड एज अ लवर, दोनों की साइड से. उनकी फर्स्ट सोनेट में वो इमेजिन करते हैं कि स्टेला एकदम एक जो जिसके लिए लिख रहे हैं वो एकदम परफेक्ट वुमेन है जो उसकी पोएट्री को अप्रिशिएट करेगी और उसका प्यार रिटर्न करेगी. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. जो स्टेला है वो नोटिस करती है उसकी सफरिंग, बट वो कभी उसका प्यार रिटर्न नहीं करती है. तो ये वन साइडेड लव था काफ़ी. तो Astrophil and Stella is a collection of love poems that explores love, poetry, creativity, and inner conflict, showing the emotional struggle of a poet whose love is not fully returned. ठीक है. Again, some questions जो हम आंसर कर सकते हैं easily क्योंकि हमें पता है. तो अगर हमें एक थोड़ा ओवरव्यू जानना हो कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला क्या है, तो ये उनका फर्स्ट सोनेट है. ठीक है, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं. तो ये हम लोग एक्चुअली प्रॉपरली हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वो अपनी फर्स्ट सोनेट से शुरू करते हैं जहाँ पे स्पीकर जो कि एस्ट्रोफिल है वो बताते हैं कि वो पोइट्री क्यों लिखना चाहते हैं एंड वो अपना स्टेला के लिए प्यार क्यों बताना चाहते हैं. तो सिंपल मीनिंग ये है पोम का कि वो इसलिए लिखना चाहते हैं पोइट्री क्योंकि वो स्टेला को बहुत प्यार करते हैं और वो होप करते हैं कि स्टेला जब वो पोइट्री पढ़ेगी तो उन्हें उनके प्यार के बारे में पता चलेगा, वो खुश होगी, उसे अप्रिशिएट करेगी. ठीक है, उनकी फीलिंग्स को जानेगी. और जब वो फीलिंग्स को जानेगी तो उसके लिए थोड़ा बुरा लगेगा कि भाई ये बंदा मेरे से कितना प्यार करता है, अब तो मेरे को इसे डेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसकी जो फिर वो जो पिटी हो जाएगी वो उसे काइंडनेस शो करेगी और फिर वो उससे इवेंचुअली प्यार कर बैठेगी. तो इसी को अचीव करने के लिए जो एस्ट्रोफिल है वो बहुत ब्यूटीफुल और क्रिएटिव वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के लाता है जिससे वो अपनी पोइट्री लिखता है. बट वो एक प्रॉब्लम फेस करता है कि जब वो वर्ड्स ढूंढ रहा होता है उसे ना वर्ड्स आते नहीं हैं. तो इमेजिन आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, एंड आप उनके लिए पोइट्री लिखना चाहते हो, बट जब आप ट्राई करते हो तो कुछ वर्ड्स नहीं मिलते हैं. तो आप दूसरी बुक्स पढ़ते हो, दूसरे पोएट को कॉपी करते हो, बट तब भी कुछ लिख नहीं पाते. फिर सडनली एक इंस्पिरेशन आती है और आपको एक इम्पॉर्टेंट लेसन दे के जाती है कि लुक इन योर हार्ट एंड राइट. तो इससे हमें फिलिप सिडनी का नैरेटिव पता चल गया जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पोइट्री की जो जेन्युइन जो पोइट्री है वो जेन्युइन फीलिंग से आनी चाहिए, ना कि किसी को कॉपी करके आनी चाहिए. ठीक है, जो अगर हम राइमिंग स्कीम देखें तो सोनेट 1 में एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के राइम पैटर्न इज ए बी ए बी ए बी सी डी ई ई. तो इसका मतलब जैसे बता चुकी हूँ, जो लाइन 1 है वो लाइन 3 से राइम करती है, लाइन 2 है वो लाइन 4 से राइम करती है. ठीक है, जैसे शो पेन नो ऑब्टेन, शो नो पेन ऑब्टेन, ए बी. और यही पैटर्न चलता रहता है until the last two lines. ठीक है, जो लास्ट की 2 लाइन है वो हमें एकदम वो आपस में राइम करती हैं, तो ई एंड ठीक है यही है. और जो फाइनल लाइन है वो हमें कंक्लूजन दे देती है पोम का, विच इज़ लुक इन द हार्ट एंड राइट. तो ये पेट्रार्कन सोनेट हुआ. अब हम डिस्कस करेंगे आयाम्बिक हेक्सामीटर. ये हमने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में हमने मीटर्स के बारे में पढ़ा था, फुट के बारे में पढ़ा था, रिदम के बारे में पढ़ा था, बट थोड़ा हम यहाँ भी डिस्कस कर देंगे. तो ये जो पोम है वो रिटन राइट किया गया है आयम्बिक हेक्सामीटर में. एक आयम क्या होता है, तो एक मेट्रिकल फुट होता है जो बेसिकली 2 सिलेबल से बना होता है. ठीक है, जब 2 सिलेबल को ज्वाइन करते हो तो एक मेट्रिकल फुट बनता है जिसे हम कहते हैं आयम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड एक स्ट्रेस्ड सिलेबल. पैटर्न जो होता है वो होता है टैटम, टाटम. जो पहला होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है जैसे कि टा, एंड सेकंड वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है टम, टाटम. सिंपल एग्जांपल है रिटर्न, बिलोंग, अवे, टुडे. ठीक है, तो री सॉफ्ट है, रिटर्न, टर्न में थोड़ा एम्फोसिस आ जाता है.
belong, बी सॉफ्ट है, लॉन्ग थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल है इसी के, ठीक है। ईच में फर्स्ट सिलेबल काफ़ी अनस्ट्रेस्ड है, सेकंड वाला स्ट्रेस्ड है। अगर हम सिडनी की सोनेट में से देखा जाए तो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के सोनेट 1 में लविंग इन ट्रूथ एंड फेन इन वर्ड्स माई लव टू शो। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे आइम्स में तो ऐसा होगा लविंग इन ट्रूथ एंड फेन इन वर्ड्स माई लव टू शो। तो पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा वाला थोड़ा हैवी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये टाजम 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 पैटर्न हो गया। एंड क्योंकि इसमें 6 आयम है तो इसे हम कहते हैं आयम्बिक हेक्सामीटर। तो अगर इसमें 5 होते तो हम इसे पेंटामीटर कहते हैं। तो an iamb is a poetic foot consisting of 2 syllables where the first is unstressed and the second is stressed, तो datum। हेक्सामीटर, हेक्सा क्या होता है? 6 होता है, तो आयम्बिक हेक्सामीटर 6 आयम्स एक लाइन में, दैट मीन्स 6 feet and 12 syllables। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। देन एनेक्रन लाइक वर्सेस। तो सिडनी जो कहते हैं कि जो उनके वर्सेस होते हैं वो थोड़े ना एनेक्रॉन के स्टाइल में होते हैं। एनेक्रॉन कौन था? वो एक ग्रीक पोएट था जो पोम्स लिखता था अबाउट लव, प्लेजर एंड इमोशन। एंड क्योंकि सोनेट 1 इज़ अबाउट लव तो वो एक रिदम सिमिलर रखते हैं एनेक्रॉन्स की पोइट्री से। देन उनका जो सिडनी जो उन्होंने लाइक अपनी पोएटिक रिदम थी वो भी जब उन्होंने लाइक वो उनको कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई? जब उन्होंने सैफो की पोम्स ट्रांसलेट की। Sappho wrote famous love poems including Ode to Aphrodite, and जब सिडनी ने उनका पोम ट्रांसलेट किया आर्केडिया, जो उनका आर्केडिया वर्क था उसमें उनकी पोम ट्रांसलेट की, तो इसके थ्रू वो फेमिलियर हुए ग्रीक लिरिक मीटर से, जैसे कि एनेक्रॉन का स्टाइल था, एंड इन दोनों से इन्होंने इन्फ्लुएंस ली। तो सोनेट 1 फॉलोज द राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई ई। जो पोम है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी है। सिडनी कॉल्स हिज दिस रिदम एनक्रियन लाइक, जो कि ग्रीक पोएट एनेक्रियन से उनसे इंस्पायर होकर लिखा था। एंड सिडनी जो थे उन्होंने ये लर्न किया था लाइक क्लासिकल पोइटिक स्टाइल जब वो सैफो की पोइट्री ओड टू एफ्रोडाइटी जिन्होंने लिखा है आर्केडिया में जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे। तो दिस वॉज एवरीथिंग यू नीडेड टू नो बिफोर कमिंग टू द मेन टॉपिक, जो कि है सोनेट का एक्सप्लेनेशन। वो बहुत इजी है और बहुत छोटा है, तो वो अगली वीडियो में इजीली कवर हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया हो या फिर इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वे, then make sure to subscribe to my channel for more such videos. I upload quite consistently, तो अगर कोई डाउट भी होगा तो वो easily आंसर हो जाएगा। Thank you so much for watching and bye bye.